हिंदी के इतिहास में ये यूँ कह लीजिए कि हरियाणवी लोक साहित्य की परंपरा और उस साहित्य में कुछ साहित्यकार जैसे सांगी दीपचंद है, और हरियाणवी लोक साहित्य में दीपचंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हरियाणा के अंदर सांग परंपरा का बहुत महत्व है। सांग केवल हमारी संस्कृति नहीं है, सांग केवल विधा नहीं है। सांग से भारतीय संस्कृति को और मजबूत करने में साग सिद्ध होता है। और जिस प्रकार से हम दीपचंद का नाम ले रहे हैं, दीपचंद हरियाणा सांग परंपरा के एक बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, बड़े सांगी के रूप में जाने जाते हैं। और आज हम उसी की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हरियाणवी लोक साहित्य बीए तृतीय वर्ष में पढ़ा जाता है, और आज हम दीपचंद की सांग परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे। जिस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं, सबसे पहले वो आप उसको सब्सक्राइब करें और उस पर घंटी जरूर बजाएं, ताकि जो व्याख्यान इस YouTube चैनल पर डलें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। और यह कार्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हिंदी से संबंधित बीए प्रथम वर्ष से बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष के व्याख्यान डाले जाते हैं, जिसका लाभ उन सब विद्यार्थियों को होगा जो विभाग में पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम नहीं लगा पाए, और हम उनको ये सुविधा उनके घर बैठे ही दे रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हिंदी साहित्य का आनंद लेते रहिएगा। आज का विषय है दीपचंद की सांग परंपरा और हिंदी हरियाणवी लोक साहित्य में सांग का क्या महत्व। लोकमंच की विभिन्न शैलियों के सांग का अपना एक महत्व है। विक्रमी संवत की 9वीं शताब्दी में विद्यमान सिद्धकरण है ने डोमिन के आह्वान गीत में सांग का उल्लेख मिला है। जायसी ने पद्मावत में अलाउद्दीन को चित्तौड़ भेजने के लिए जोगिन का सफल स्वांग भरने वाली वेश्या को दूती बनाया, और यहीं से सांग प्रारंभ होता है। इस काल में मुख्य रूप से वेश्याएं स्वांग करती थी, और उनका प्रदर्शन धनी व्यक्तियों के निमंत्रण पर ही होता था। तो सांग परंपरा केवल निमंत्रण पर ही किया जाता है, किसी प्रयोजन पर ही किया जाता है। चाहे किसी गांव में चौपाल बनानी हो, या किसी गांव में किसी गरीब कन्या की शादी करनी हो, और सांग संस्कृति हरियाणवी संस्कृति का सूचक है। अब किशनलाल भाट के युग में सांग परंपरा कैसी है। सन 1730 के आसपास किशनलाल भाट ने अपनी सांग मंडली बनाकर सांग परंपरा का उदय किया। किशनलाल भाट ने सांगों में कथा, संगीत, नृत्य आदि कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी परंपरा आज तक चलती आ रही है। कुछ उसके सांग जैसे रामलाल खटीक, नेत्राम आदि। किशनलाल की सांग परंपरा 170 वर्ष तक चलती आ रही है। फिर दीपचंद युग आ गया है।
20वीं सदी के आरंभ में सांग के क्षेत्र में दीपचंद का आगमन हुआ। उन्होंने सांग के क्षेत्र में अनेक मौलिक परिवर्तन किए। दीपचंद के शिष्य में हरदेव का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। दीपचंद ने अपने सांगों के माध्यम से युवकों को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि के रूप में नवाजा गया। अब दीपचंद के शिष्य हैं हरदेवा। हरदेवा पंडित दीपचंद के शिष्य थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दीपचंद से अलग होकर अपनी सांग मंडली बना ली, अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। हरदेव का शिष्य बना बाजे भगत और उन्होंने सांग में स्त्री वेश में धारू की अंगानी या अंगिया के स्थान पर कुर्ते का प्रचलन किया। अब हरदेव से पहले और हरदेव के बाद में बाजे भगत, जब बाजे भगत बाजे नाई के रूप में जाना जाता है, उन्होंने सांग में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए। पहले स्त्रियां अंगिया डाल के आती थी और बाजे नाई ने उस परंपरा को बदलकर कुर्ते का प्रचलन किया और काफिया छंद के स्थान पर रागनी को प्रमुखता दी। पहले छंद आते थे और बाजे नाई ने छंदों में परिवर्तन करके रागनी का प्रचलन प्रारंभ किया। उसके बाद आया लक्ष्मीचंद युग। लक्ष्मीचंद को सांग परंपरा का एक आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। इसका समय 1923 में से सन 1944 तक है। मात्र 16 वर्ष की आयु में लक्ष्मीचंद ने अपनी सांग मंडली बना के सांग प्रारंभ कर दी। और लक्ष्मीचंद में खासियत ये भी थी कि वो अपने सांग स्वयं लिखते थे। इससे पहले सांग श्रृंगारिक होते थे, किंतु बाद में इनके सांगों में अध्यात्म का प्रभाव भी दिखाई देने लगा। पहले केवल श्रृंगार के रूप में सांग होते थे, लेकिन लक्ष्मीचंद ने उस सांग परंपरा में परिवर्तन किया और अध्यात्म के साथ सांग को छोड़ दिया। दोहली नामक गायन शैली का निर्माण भी लक्ष्मीचंद के समय ही हुआ है। फिर मांगेराम युग आया। लक्ष्मीचंद के सांगों से प्रभावित होकर सन 1944 से 1970 तक मांगेराम ने अपनी सांग मंडली द्वारा हरियाणा में धूम मचाई और अनेक सांगों की रचना करके हरियाणा में सांग परंपरा का उदय किया। उन्होंने स्त्री पात्रों के लहंगे के स्थान पर सलवार को प्रारंभ किया। पहले सांग में लहंगा और अंगिया होती थी। बाजे नाई ने अंगिया को बदलकर कुर्ता किया, लेकिन कुर्ते के नीचे वो जो मांगेराम ने किया परिवर्तन, जो लहंगे का था उसको सलवार के रूप में परिवर्तन किया। और इस प्रकार हरियाणा के सांग की परंपरा 300 वर्षों से निरंतर चलती आ रही है। इस परंपरा में दीपचंद का योगदान बहुत अधिक माना गया है। दीपचंद संस्कृत तथा काव्य शास्त्र के ज्ञाता भी थे और इसी कड़ी में उन्होंने श्रृंगारिक स्वांगों का बहिष्कार करके वीर रस से परिपूर्ण सांगों की रचना की तथा जनता में वीरता के प्रति उत्साह पैदा करना, जैसे सेना में भर्ती होना। अतः कहा जा सकता है कि सांग परंपरा में दीपचंद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सांगों को श्रृंगारिकता से मुक्त कर आम जन जीवन के निकट लाकर संदेश पूर्वक तथा प्रेरणादायक बनाया।
प्रथम विश्व युद्ध के समय इनके सांगों के गीतों से प्रेरित होकर अनेक युवकों ने सेना में भर्ती होने का बीड़ा उठाया। अब दीपचंद के सांगों में भाषा किस प्रकार की थी? दीपचंद लोक चेतना के कवि माने गए हैं, इसलिए उनके काव्यों में तत्कालीन लोकसभा का सृजन वर्णन मिलता है। इसकी भाषा प्रमुख है, सरल भाषा का प्रयोग। कवि दीपचंद ने अपने काव्य में लोक भाषा का भी प्रयोग किया है, जिससे वह अपनी बात आम जनमानस तक आसानी से पहुंचा सके। प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजी सेना को नवयुवकों की आवश्यकता थी, तो दीपचंद ने रागनी सुनाकर युवकों को प्रोत्साहन किया और सेना में भर्ती होने के लिए रागनी लिख डाली और कहा, भर्ती होले रे थारे बाहर खड़े रंगरूट, या ईसा रखते मध्य बाण, मिलता फटा पुराना हुआ मिलते हैं फुलबूट। व्यंग्यात्मक रूप में भी दीपचंद ने भाषा को रूप दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, कलयुग में नियम धर्मों की अपेक्षा करने वाली जनता पर दीपचंद कहते हैं, पद यो दीपचंद ने गाया, नर भक्ति बिन सुनी काया, जिस दिन है कलयुग आया, जब तप नेम धर्म छूटा है। अब लक्ष्य क्या है? दीपचंद का सहज रूप से लक्ष्य में यह निर्धारित किया गया है कि उनके प्रतीकात्मकता और लाक्षणिक के रूप में उन अपनी भाषा को सहज सरल स्वभाव बनाया है। दीपचंद के सांगों में अलंकारिक कैसे उत्पन्न हुई? कवि ने अपनी भाषा में अलंकारों का भी प्रयोग किया है। कवि काव्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए उनकी काव्य भाषा अलंकारिक है। उन्होंने अनुप्रास, पदमेत्री अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। पहली सी बात रही ना, कलयुग का सपना छूटा से, दमयंती ने आया सपना, जनु महारा धन जुए में लुटा से। रागनी के माध्यम से अलंकार कैसे प्रयुक्त होते हैं और दीपचंद ने अपनी शैली के रूप में प्रयुक्त किए हैं। शब्दों का भंडार कैसे उनके साहित्य में देखने को मिला। दीपचंद के साहित्य में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जैसे देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी, अंग्रेजों के कुछ शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे सूट, बूट आदि शब्दों का अपनी रागनियों में प्रयोग किया है। अड़े मिले तने टूटे लितरे, उठे मिले फुटबूत, उड़े मिले तने फट्टे चितड़े, उड़े मिलेंगे सूट, अड़े मिले तने सूखे टिक्कड़े, उठे मिले बिस्किट, भर्ती होले रह तेरे बाहर करे रंगरूप। दीपचंद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में जब भर्ती होने के लिए कोई नवयुवक सेना में जाते हैं तो उसका गुणगान उन्होंने अपने शब्दों में किया है। इसलिए दीपचंद कलयुग में नियमों को, धर्मों का अनादर होना और आम आदमी के टूटे लितर, फटे कपड़ों का वर्णन करते हुए, खान पान की बात करते हुए उसको उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि रंगरूट, आपको यहाँ जिस घर में रह रहे हैं और जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, उस परिवेश में आपको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, अच्छे वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। अगर आप भर्ती हो जाओगे तो वहाँ आपको वो सब सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह व्याख्यान दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित
व्याख्यान डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, घंटी बजाई, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और निरंतर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और आपको हिंदी साहित्य से संबंधित सभी व्याख्यान इस पर आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।